मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को पर जाना था और हम पढ़ चुके थे संवेग क्या होता है, किस तरीके से संवेग और द्वितीय नियम में संबंध है। इन दोनों की मैथमेटिकल एनालिसिस यानी कि गणितीय विश्लेषण भी किया था और किस तरीके से द्वितीय नियम से प्रथम नियम को सिद्ध कर सकते हैं। आज जो पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन के गति का तृतीय नियम के बारे में जानने जा रहे हैं। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है तृतीय नियम, अपना बहुत मजा आने वाला है। मैं हूं सिद्धार्थ रितेश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल। चैनल की प्लेलिस्ट में जुड़े रहो, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और इंफॉर्मेशन इज द पावर। ठीक है, अब न्यूटन का तृतीय नियम जो है आपका कब लगता है कब नहीं लग सकता, इसके ऊपर मैंने बता रखी है एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहां वैलिड नहीं रहता, कहां पर वैध नहीं है। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। आप सर्च करना फेलियर्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ चैनल में, ये वीडियो मिल जाएगी और आपको पता चलेगा कि और क्या भौतिकी में है। देखिए बच्चों, होता क्या है, आप लोगों की आदत होती है कि आप क्या करते हो, आपने जो सर ने मैंने पढ़ा दिया आपने हाँ यही हो रहा है। अरे कैसे, अगर बल की दिशा लगी तो यही क्यों लगी, ये मन से सवाल पूछो। अगर कोई बॉडी चली तो इधर ही क्यों चली, खुद से सोचो। जिस दिन ये सोचना चालू कर दोगे उस दिन आपको फिजिक्स से बेहतर सब्जेक्ट कोई नहीं लगेगा। ठीक है, अब न्यूटन के तृतीय नियम को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमने देखो बल के बारे में बातचीत करी थी। बल क्या था, बल कितना था और क्या था, दोनों बातचीत करी थी। पर अभी कुछ और बातचीत है, एक उदाहरण से समझते हैं, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा प्यारे बच्चों। उदाहरण क्या है कि जैसे मेरे पास ये मार्कर है ना, और इस मार्कर को मैंने इस मार्कर पे बेटा फोर्स लगाया ऐसे करके। ठीक है, मैं दबाने की कोशिश कर रहा हूं, पर अभी तो मैं जब तक अभी मैंने बात जितनी करी थी उसमें मैंने वस्तु पर जिस पे बल लग रहा था उस पे क्या हो रहा है ये देखा था, पर जो बल लगा रहा था उस पर क्या हुआ ये मैंने बातचीत नहीं करी। ध्यान से सोचना, अभी तक जितनी भी बातचीत थी, जो बल लगा रहा था किसी वस्तु पर, उस वस्तु की बातचीत हो रही थी, उस वस्तु पर बल ने क्या किया, क्या प्रभाव डाला। पर जिसने बल लगाया उस पर क्या प्रभाव हुआ हम ये चीज नहीं देख रहे थे। तो आप देखिए, अगर मैंने इसको मेरी उंगलियों ने इस मार्कर को दबाने की कोशिश करी बच्चों, तो हुआ क्या, मेरी उंगलियों की जो खाल है, ये त्वचा है, ये भी अंदर की तरफ दब गई और यहां एक गड्ढा सा बन गया है। या फिर आपने देखा होगा, आप काफी देर तक किसी चीज पे हाथ टेके रहे तो आपको देखने को मिलता है वहां पे गड्ढा सा बन गया है। क्या कारण है, इस मार्कर ने भी मुझ पे बल लगाया, इस मार्कर ने भी मुझ पे बल लगाया। यानी कि बल किसी एक वस्तु की बातचीत नहीं है, बल दो वस्तुओं के बीच में आपस की एक क्रिया है, दो वस्तुओं के बीच में। या ज्यादा अच्छे से बोलूं तो ये कह सकता हूं कि बल दो वस्तुओं के बीच का एक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, पारस्परिक बातचीत समझिए आप, दो वस्तु एक दूसरे से कैसे पारस्परिक बातचीत कर रही है। ऐसा नहीं है कि फोन लगा के हाँ भाई तू कैसा मैं बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पारस्परिक बातचीत है, या मैं कहूं पारस्परिक इनका क्रियाएं हैं ये दो बल। अब आगे की बात करते हैं कि क्या है। भाई न्यूटन साहब ने यही चीज ऑब्जर्व करी और दिया तृतीय नियम। और क्या था वो नियम, देखिए, हर एक क्रिया की समान, यानी कि परिमाण की बातचीत है, समान तथा विपरीत, विपरीत का मतलब दिशा की बातचीत है, दिशा प्रतिक्रिया होती है। हर एक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये बेटा न्यूटन साहब ने कहा, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है बच्चों। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। हमने ये समझा। अब यहाँ पे क्रिया बहुत से क्या पढ़ा देते हैं बेटा, कि आपने चीनी घोली और चीनी में मतलब पानी में चीनी घोली, क्रिया हुई और उस पानी मीठा हो गया। कुछ नहीं है ऐसा। यहां पर क्रिया और प्रतिक्रिया केवल एक चीज को व्यक्त करते हैं, वो है बल। वो है बल बेटा, बल के अलावा यहां पर किसी और चीज की बातचीत नहीं है। अब ये जितना न्यूटन का थर्ड लॉ है ये हमने जाना, कुछ और भी जानते हैं इससे क्या बातचीत है।
इसी बात को ऐसे समझ सकते हैं, देखो मार्कर वाले एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया, तो क्या समझ सकते हैं कि जब मैंने मार्कर पे बल लगाया, मार्कर ने मुझ पर भी बल लगाया। अब कितना बल लगाया? जितना मैंने मार्कर पे बल लगाया, मार्कर ने उतना ही मुझ पे विपरीत दिशा में बल लगाया। तो यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि हर एक वस्तु जितना दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, दूसरी वस्तु उतना ही उस पर समान परिमाण में किंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। समझते हैं फिर से इस बात को बेटा, कि मान लीजिए ए और बी वस्तु है, ये रखी हुई है। मान लीजिए ए वस्तु ने बी पर बल लगाया, ए वस्तु ने बी पर बल लगाया, ए ने बी में घुसने की कोशिश करी तो ए ने बी पर बल लगाया, जिससे मैंने कहा फोर्स ऑन बी, बी पर ए के द्वारा बल। तो बी वस्तु भी ए पर विपरीत किंतु परिमाण में समान बल लगाती है। तो ये आपका एफ ए बी आ जाता है। यहां पे क्रिया प्रतिक्रिया, अगर हम किसी भी बल को क्रिया कह सकते हैं और किसी भी बल को प्रतिक्रिया कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको क्रिया कहेंगे और उसको प्रतिक्रिया, ये नहीं कहा जा सकता। ध्यान से समझना बेटा। तो यहां से हमें यह समझ में आया कि अगर वस्तु ए बी पर एफ बी ए बल लगाती है, तो वस्तु बी भी ए पर उतना ही परिमाण में किंतु विपरीत दिशा में बल लगाएगी। इस बात को लिख लेते हैं ताकि हमारी और अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। तो बच्चों, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु उतना ही बल, वस्तु रह गई भाई यहां पर हमारी, दूसरी वस्तु उतना ही बल परिमाण समान विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाती है। बच्चों, ये जो मैंने चित्र बनाया है, ये भी बनाना है आपको। तो क्या है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु उतना ही बल, परिमाण समान है यहां पर, ये बात है, विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाती है। तो देखिए ये रहा, ये आपका एफ ए बी है, एफ बी ए, ये एफ ए बी है। तो एफ बी ए और एफ ए बी परिमाण में समान है किंतु दिशा में विपरीत है। तो ऐसा क्या होता है भाई, जब क्या है, इसको वेक्टर फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। बेटा इस बात से हमें समझ में आती है कि एफ ए बी अगर इस दिशा में ऐसे बल है, ये एफ ए बी कहा मैंने, यानी कि ए के द्वारा, मतलब बी के द्वारा ए पर बल, अगर एफ ए बी इधर दिशा में, बेटा इस दिशा में एफ ए बी, बी के द्वारा ए पर बल, तो एफ बी ए इस दिशा में होगा, समान लंबाई का ये सदिश होगा, किंतु इसकी दिशा विपरीत होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफ ए बी और एफ बी ए का संबंध। अब यहां पर देखो समान लंबाई है तो परिमाण समान है, तो हम लिख सकते हैं एफ बी ए का परिमाण बराबर होता है एफ ए बी के परिमाण के। बेटा ये समझ में आई बात? बोलो भाई, क्लियर सारी बातचीत है ना, आसान। तो दिशा विपरीत है किंतु परिमाण समान है, इतना आप कॉपी में नोट करो, फिर आगे की बातचीत करते हैं। बच्चों, न्यूटन के ना तृतीय नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देखो ध्यान से। बेटा एफ ए बी हमने लिखा था माइनस ऑफ एफ बी ए
यहां पर ये ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है? ये ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि बलों की दिशा विपरीत होगी। यह ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है, नेगेटिव साइन बेटा ये बताता है कि बलों की दिशा विपरीत है। एक तो ये बात है महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ कि ये जो बल आते हैं ये आपके एक वस्तु पर लगते हैं या भिन्न भिन्न वस्तु पे लग रहे होते हैं? अगर एक ही वस्तु पे क्रिया का बल लगा दोगे यार, तो उसी वस्तु पे प्रतिक्रिया लगा दो तो वस्तु तो कभी चलने की नहीं है। तो याद रखो कि ये जो क्रिया प्रतिक्रिया के बल होते हैं दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, एक वस्तु पर नहीं लगता है। ध्यान से देखो, मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ये है एक बॉडी बी रखी है, एक बॉडी यहां पर ए रखी है, बॉडी ए को धकेला जाता है तो क्या हो गया, मान लो बॉडी ए बी में घुसने की कोशिश करती है तो बॉडी ए बी पर बल लगा रही है, जिसको मैंने कह दिया एफ बी, बी पर ए के द्वारा लगने वाला बल। अब क्या हुआ बच्चों, बी ने कहा कि तू मुझ में घुसेगी मैं मारूंगी पकड़ के, तो क्या हुआ, इसने एक बल लगाया, इसको मैंने कह दिया एफ ए बी, तो ए पर बी ने बल लगाया, तो यहां पर क्या हो गया आपका, देखो ये एफ बी ए बी पर लग रहा है और एफ ए बी ए पर लग रहा है। कि समान वस्तुओं पे लग रहा है? नहीं, ये अलग अलग वस्तुओं पर लग रहा है। तो बी पर एक बल लग रहा है, क्रिया कह दी जिसे हमने, ए पर प्रतिक्रिया लग रहा है। तो ये बात ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखनी है, क्रिया प्रतिक्रिया का बल, क्रिया प्रतिक्रिया के बल दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। इसी कारणवश ऐसा नहीं होता कि आप कह दो कि नहीं एक ही वस्तु पे लगा दो, वस्तु चलेगी नहीं कभी। दो अलग अलग वस्तु पर लगते हैं, एक ही वस्तु पर क्रिया तथा प्रतिक्रिया के बल, प्रतिक्रिया बल नहीं लगते। मतलब एक की क्रिया और उसी की प्रतिक्रिया उसी पे लग रही है, ये नहीं होता। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आप देखो बल को देखो, अगर एफ बी ए आया तो एफ ए बी भी आया, तो क्या बल हमेशा युग्म में आते हैं? ये बात भी न्यूटन के तृतीय नियम से समझ में आती है। तो इस बात को भी लिखेंगे, बल सदैव युग्म में आते हैं। बेटा ये न्यूटन के तृतीय नियम से है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बल सदैव युग्म में आए। आप किस स्तर पे आप लिखोगे ये बात, अगर इसका फेलियर देखना है कि ये कहां फेल हुआ तो आप वीडियो देख लेना मेरी, उसमें मैंने इसका फेलियर बना दिया है। क्या है, फेलियर्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, आप देख लेना, फेलियर्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ आपको उसमें मिल जाएगी कि कहां ऐसा नहीं होता, तो उसको देख लेना बेटा अगर आपकी इच्छा हो, वरना तो ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो। तो बल सदैव युग्म में आते हैं, एक क्रिया बल हो गया, एक प्रतिक्रिया बल हो गया। कौन सा क्रिया बल होता है कौन सा प्रतिक्रिया, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसे प्रतिक्रिया कहेंगे और तू भाई क्रिया बल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी बल को हम क्रिया बल कह सकते हैं और किसी भी बल को प्रतिक्रिया बल कह सकते हैं। तो ये बातें महत्वपूर्ण बिंदु हैं बच्चों, इन्हें नोट करिए सबसे पहले स्क्रीन पॉज करके। अब बच्चों न्यूटन के गति के जो नियम है, तृतीय नियम के दैनिक जीवन में उदाहरण देखते हैं। तो तृतीय नियम के दैनिक जीवन में उदाहरण बहुत आसान है। पहला देखो बेटा, आप जब बहुत ऊंचाई से कूदो, कूदना मत कहीं चोट खा जाओ, तो अगर हम ऊंचाई से कूदते हैं धार से, कम ऊंचाई से कूदे कम चोट लगती,
लेकिन ज्यादा ऊंचाई से कूदते तो ज्यादा चोट लगती, क्योंकि हम ज्यादा पृथ्वी के धरातल पर बल लगाते हैं, तो पृथ्वी का धरातल जो है हमारे ऊपर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाता है। यानी कि जब हम ज्यादा तेजी से कूदते हैं ऊपर से, तो क्या होता है, जैसे हमारा पैर यहां टकराया तो हमने पृथ्वी के धरातल पर बल लगाया ऐसे, तो धरातल हमारे पैर पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाता है, जिससे हमें जोर की चोट लगती है। एक तो ये उदाहरण हुआ, ठीक है। और देखो दूसरा उदाहरण, हम कैसे चल पाते हैं। आप सोचिए हम कैसे चल रहे हैं। हम धरती पर बल लगाते हैं, इधर की तरफ हमारा पैर ऐसे बल लगाता है, तो ये हमने फोर्स लगाया ग्राउंड पर, फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू मैन, ये मैन ने लगाया। तो क्या होता है, पृथ्वी हम पे इतना ही कांटेक्ट फोर्स यानी कि स्पर्श बल ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया बल लगाती है। तो उतना ही हम पे ऊपर की तरफ बल लगता है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। ठीक, तो हम ऐसे चलते हैं, या घोड़ा गाड़ी भी ऐसी चलती है। अब आप जैसे कई बार देखा होगा, आप जैसे ये किनारा है और आप यहाँ पे ये पानी है, ये नाव है बेटा, नाव में से आप जैसे ही उतरे नाव पीछे को चली गई। क्यों? आप जब चले, आपने क्या करा, आपने इधर की तरफ नाव पे बल लगाया, तभी आपको इधर की तरफ आगे के लिए बढ़ने के लिए बल मिल पाता है। तो क्या होता है, नाव इसलिए पीछे चली जाती है, क्रिया प्रतिक्रिया के बल के कारण ही। ठीक, तो आप बंदूक है, बंदूक, बंदूक वाला उदाहरण देखो। ए बंदूक एकदम बढ़िया, दीवार पिक्चर याद आ गई बंदूक देखते ही मुझे तो। ये बंदूक में से गोली निकली, गोली तो आगे की तरफ बढ़ी, लेकिन आपके हाथ को, आप लोगों ने तो चलाई नहीं होगी, खैर मैंने भी नहीं चलाई है, तो आपके हाथ को एक, आप देखोगे बंदूक की गोली जैसी आगे की तरफ बढ़ती है, वैसे ही आपके इधर पीछे की तरफ ये बंदूक जो है कुछ जाती है ऐसे करके। क्या कारण? क्रिया प्रतिक्रिया। जितना बल इस पे गोली पे इधर की तरफ लगता है, उतना ही बल इस गन पर बुलेट अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का बल है यहां पर भी, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ना, ये सारे बेटे आप एग्जाम्पल लिखेंगे खुद से। ये गैसेस एकदम तेजी से बाहर की तरफ रॉकेट एग्जॉस्ट करता है, कोई पंखा वंखा तो लगा नहीं होता है इसमें, ये बहुत तेजी से गैसेस को एग्जॉस्ट करता है। तो जब ऐसा करता है तो इस पे क्या आता है, एक रिएक्शन फोर्स आता है, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। जितना तेजी से ये गैसेस को एग्जॉस्ट करेगा, जितना गैस तेजी से ये गैसेस को बाहर निकालेगा, उतनी ही तेजी से ये ऊपर की तरफ उठेगा, उड़ने लगेगा, है ना। तो ये हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण है न्यूटन के गति के तृतीय नियम के, तो इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में संवेग संरक्षण के नियम के बारे में जानेंगे, आपके बलों का विभाजन और तथा निकाय क्या है इसके बारे में जानेंगे। अभी के लिए बच्चों मैं इतना ही रखता हूं, बाकी बातचीत नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से करेंगे, इसे नोट करिए।